एक सुपरमार्केट जहाँ खरीदारी नहीं इंसानों की जांच हो रही थी। दूध पिलाया जा रहा था और जिनमें कुछ अलग निकला। उनकी उंगलियां काट दी गईं, लेकिन असली राक्षस कोई बाहर नहीं था, वो अंदर ही था। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक यंग लड़के बिनी से होती है जो उस शहर के एक सुपरमार्केट हेस्टिंग्स मार्केट में काम करता था। दरअसल उस शाम वह मार्केट के बाहर खड़ा होकर शॉपिंग कार्ड्स को सही जगह पर लगा रहा था, पर कार्ड्स संभालते संभालते उसके हाथ पूरी तरह गंदे हो गए थे। इसलिए बेनी अंदर गया और अपने मैनेजर टार्की से हाथ साफ करने के लिए हैंड सैनिटाइजर मांगा। टार्की ने बिना ज्यादा ध्यान दिए उसे चेकआउट काउंटर पर जाने को कहा। वहीं पर लीसा खड़ी थी जो अपने सौतेले पिता पुलिस ऑफिसर स्टीव के लिए सामान स्कैन कर रही थी। अब मार्केट के अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसी समय मार्केट के बाहर खड़ी एक वैन के अंदर कुछ लोग चुपचाप मार्केट की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सही मौके का इंतजार कर रहे हो। और कुछ ही देर बाद उन लोगों में से एक आदमी आराम से मार्केट के अंदर दाखिल हुआ और उसने धीरे से मेन एंट्रेंस के दरवाजे को लॉक कर दिया। इधर बेनी मार्केट की गलियों के बीच से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात पुलिस ऑफिसर हडसन से हुई। हडसन ने बेनी से एक काउंटर और स्टोर के सेक्शन के बारे में जानकारी मांगी। बेनी ने बिना किसी डर या शक के उसे सही दिशा बता दी। हडसन आगे बढ़ गया और बेनी पास की एक शेल्फ को ठीक करने लगा। शेल्फ सही करके जैसे ही बेनी आगे बढ़ा, वो अचानक रुक गया क्योंकि उसके सामने जमीन पर उसका एक सहकर्मी बेसुध पड़ा था। पास जाकर देखने पर बेनी को एहसास हुआ कि वह मर चुका है। यह देखकर बेनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही अचानक दो हथियार बंद लोग उसके सामने आ खड़े हुए। उनमें से एक आदमी पहले से ही एक कर्मचारी को बंदूक दिखाकर बंधक बनाए हुए था। वहीं दूसरी तरफ एक महिला जिसके हाथ में भी हथियार था, बेनी पर बंदूक तान दी। फिर महिला ने सख्त आवाज में उसे जमीन पर लेटने का आदेश दिया। बेनी ने बिना एक पल गवाए उसकी बात मान ली और चुपचाप फर्श पर लेट गया। उसी वक्त मार्केट के दूसरे हिस्से में बाकी अपराधी पूरे घटनाक्रम को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। तब उस आदमी की नजर अचानक मैनेजर टार्की पर पड़ी जो चुपके से पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। यह देखते ही कैमरामैन ने तुरंत उस पर बंदूक तान दी और धमकी देकर उसे फोन रखने को मजबूर कर दिया। उसी पल साफ हो गया कि ये लोग सिर्फ चोरी के लिए नहीं आए थे, इनके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक थे। इन्हीं अपराधियों के बीच एक आदमी था जिसकी आंखें हर बंधक को बड़ी ध्यान से देख रही थी, जैसे उनके दिमाग के अंदर झांक रहा हो। उसका नाम स्पुकी था। वो किसी खास चीज की तलाश में था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह क्या ढूंढ रहा है। इस पूरे ग्रुप का लीडर रिटर नाम का आदमी था। उसने सख्त आदेश दिया कि सभी बंधकों को अलग अलग गलियों में बांट दिया जाए एंड हर एक पर कड़ी नजर रखी जाए। अपराधी तुरंत उसके आदेश पर काम करने लगे। इसी दौरान स्पुकी की नजर एक महिला पर टिक गई। उसे उस महिला में कुछ अलग महसूस हुआ, वही चीज जिसकी उन्हें तलाश थी। जैसे ही महिला को खतरे का एहसास हुआ, वो जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन स्पुकी ने तुरंत बाकी साथियों को सतर्क कर दिया और अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंजी और वह महिला जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय मार्केट के एक दूसरे हिस्से में जो अपराधी पुलिस ऑफिसर हडसन पर नजर रखे हुए था, उसका ध्यान कुछ पलों के लिए भटक गया और हडसन ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने तेजी से हमला किया और उस आदमी को मार गिराया। फिर बिना वक्त गवाए हडसन ने तुरंत बैकअप के लिए कॉल कर दिया। कुछ ही देर बाद बाकी अपराधियों को एहसास हुआ कि उनके साथी से उनका संपर्क टूट चुका है, इसलिए उन्होंने रेडियो पर उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक हडसन सामने से आया और उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते देख हडसन समझ गया कि वो अकेला ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए उसने पीछे हटना ही सही समझा और फायरिंग करते हुए वापस गलियों के अंदर चला गया। रिटर और केन तुरंत हडसन के पीछे लग गए। पीछा करते करते वे अपने उस साथी की लाश तक पहुंच गए जिसे हडसन ने कुछ देर पहले मारा था। तभी अचानक हडसन की आमने सामने मुठभेड़ स्पुकी से हो गई। स्पुकी कुछ समझ पाता उससे पहले ही हडसन ने बिना एक पल सोचे ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज सुनते ही रिटर और केन दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। रिटर ने हडसन को देखते ही उसे रुकने का आदेश दिया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे हडसन शायद बच निकल जाए, लेकिन उसी पल केन पीछे से आया और उसने हडसन पर गोली चला दी। हडसन जमीन पर गिर पड़ा और उसकी वहीं मौत हो गई। इसके बाद केन ने हडसन का फोन उठाया और जल्दी जल्दी चेक किया। तब उसे पता चला कि हडसन ने बैकअप को बुला लिया है। ये देखकर केन ने बिना देर किए यह बात रिटर और बाकी अपराधियों को बता दी। इसके बाद रिटर ने आगे बढ़कर स्पुकी की हालत देखी। स्पुकी की मौत ने रिटर को झकझोर दिया, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। उसके चेहरे पर अफसोस से ज्यादा जिद और गुस्सा दिखाई दे रहा था। लेकिन केन ने रिटर से कहा कि हालात उनके हाथ से निकल रहे हैं और अब उन्हें बिना देर किए यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर रिटर ने सख्ती से मना कर दिया। उसका कहना था कि वे जिस चीज की तलाश में आए थे वह अभी भी इसी मार्केट के अंदर मौजूद है और वह उसे मारे बिना जाने वाला नहीं है।
आखिरकार केन ने मजबूरी में उसे कुछ और समय दे दिया। इसके बाद रिटर्न ने स्टर्लिंग से संपर्क किया और उसे साफ साफ बता दिया कि पुलिस रास्ते में है, हालात बिगड़ चुके थे। लेकिन स्टर्लिंग ने बिना हिचकिचाए प्लान जारी रखने की सहमति दे दी, जिसके बाद केन बंधकों को वहां से हटाकर स्टोर के दूसरे हिस्से में ले गया ताकि उन पर नजर रखी जा सके और कोई अव्यवस्था न फैले। फिर रिटर खुद एंट्रेंस की तरफ गया और उसने स्पूकी के खून से स्टोर के प्रवेश द्वार पर साफ साफ चेतावनी लिख दी। कुछ ही देर बाद बाहर पुलिस की गाड़ियां रुकने लगी और उन्होंने स्टोर को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन अंदर की स्थिति उन्हें अभी भी साफ समझ में नहीं आ रही थी। इधर स्टोर के अंदर स्टर्लिंग उस महिला की लाश की जांच कर रही थी जिसे भागने की कोशिश में मार दिया गया था। उसने ध्यान से उसके शरीर और मेडिकल संकेतों को देखा और फिर रिटर को बताया कि वह चीज अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। उसके अनुसार वह प्रक्रिया 8वें वर्ष की अवस्था में है, यानी लक्ष्य बहुत करीब था लेकिन अभी अधूरा। ये सुनकर रिटर ने ग्रुप को बताया कि अब उन्हें प्लान भी अपनानी होगी। बाहर स्टीव भी पहुंच गया था और उसे पता चला कि उसकी सौतेली बेटी अभी अंदर थी, इसलिए वह जल्द कार्रवाई की मांग कर रहा था। अंदर अपराधियों के बीच मतभेद शुरू हो गए। केन ने सवाल उठाया कि बिना किसी नए पहचानकर्ता के प्लान भी कैसे लागू की जा सकती है। रिटर ने जवाब दिया कि उन्हें किसी और को ढूंढना होगा। फिर उसने शार्लेट का नाम लिया, लेकिन केन ने पुराने हादसे की याद दिला दी जिसने सबको कुछ पल के लिए चुप करा दिया। फिर आखिर में यह तय हुआ कि बंधकों पर कुछ परीक्षण किए जाएंगे ताकि सही व्यक्ति की पहचान हो सके, लेकिन स्टर्लिंग ने इसका कड़ा विरोध किया। उसका कहना था कि यह बेहद खतरनाक हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि बंधकों में युवा लोग भी मौजूद थे। लेकिन रिटर अड्ढा रहा। उसने साफ कहा कि वह चीज किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए। हालात की गंभीरता को देखते हुए आखिरकार स्टर्लिंग ने भी भारी मन से सहमति दे दी। फिर केन जरूरी सामग्री लाने चला गया और रिटर ने स्टर्लिंग को बाकी लाशों की जांच करने का आदेश दिया और लोगन को हर चीज रिकॉर्ड करने को कहा। इसके बाद केन ने मार्केट की लाइटें बंद कर दी। फिर लोगन ने स्पूकी की लाश को कोल्ड चैम्बर में ले जाकर रख दिया, जहां पहले से बाकी लाश पड़े थे। जैसे ही वह वहां से बाहर निकला, अचानक मरे हुए पुलिस ऑफिसर के शरीर में हलचल हुई, जिसके बाद उन्होंने पहला टेस्ट शुरू किया, जहां उन्होंने सभी बंधकों को 1-1 लीटर दूध पीने के लिए मजबूर किया गया। फिर जब केन कमरे से बाहर चला गया, तब लीसा ने बाकी लोगों से कहा कि कोल्ड चैम्बर में जहां लाशें रखी गई हैं, वहां पुलिस ऑफिसर की बंदूक छूट गई होगी, यानी उस बंदूक की मदद से वे यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर एक बूढ़े आदमी ने इसे बेवकूफी भरा आइडिया बता दिया। उसका कहना था कि यह बहुत जोखिम भरा है और पकड़े जाने पर सबकी जान जा सकती है। लेकिन लीसा ने शांत रहते हुए अपनी बात समझाई कि उसका सौतेला पिता एक पुलिस नेगोशिएटर है। उसी समय बाहर स्टीव और एक ऑफिसर संदिग्धों की वैन की जांच कर रहे थे, जहाँ उन्हें हाई कैलिबर गोलियां, व्यवस्थित हथियार और कई कैसेट टेप मिले जिन पर एक अनजान आदमी का चेहरा बना हुआ था। इससे साफ हो गया कि यह कोई साधारण अपहरण नहीं था, बल्कि एक बड़ी और पहले से सोची समझी प्लान थी। ऑफिसर ने नेगोशिएटर को बताया कि यह वैन एरन रिटर के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो 4 साल का है और कई सालों तक जेपीएल में काम कर चुका था। स्टीव ने पूछा कि जेपीएल क्या है। ऑफिसर ने बताया कि यह जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी है जो अंतरिक्ष से जुड़े उन्नत रिसर्च का केंद्र है। ये सुनकर स्टीव को अपहरणकर्ताओं पर और ज्यादा शक हुआ और उसने रिटर से फोन पर संपर्क करने की जल्दी दिखाई। मार्केट के अंदर रिटर बंधकों वाले कमरे में लौटा और उसने अपनी टीम का औपचारिक परिचय दिया। उसने बताया कि स्टर्लिंग एक डॉक्टर और बायोलॉजी विशेषज्ञ है, लोगन रिकॉर्ड और उपकरण संभालता है और केन भारी और खतरनाक काम करता है। फिर रिटर ने बताया कि वे वहाँ क्यों आए थे। उसने कहा कि वे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो बेहद खतरनाक पदार्थ से संक्रमित है और उनके पास जो सुराग थे वे सीधे इसी सुपरमार्केट तक पहुँचते थे। रिटर ने कहा कि मैनेजर टार्की पहला व्यक्ति होगा जिस पर नया टेस्ट किया जाएगा। फिर उसने समझाया कि दूध शरीर के अंदर पीएच बदल देता है और अगर कोई संक्रमित हुआ तो उसके शरीर में साफ प्रतिक्रिया दिखाई देगी। उसने कहा कि जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखेगा उन्हें छोड़ दिया जाएगा। एक बंधक ने पूछा कि अगर कोई संक्रमित निकला तो क्या होगा। केन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि वह व्यक्ति हमारे हाथों मारा जाएगा। इसके बाद टार्की को एक अलग कमरे में ले जाया गया और केन बाकी बंधकों पर नजर रखने लगा। लोगन पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड कर रहा था। फिर उसने एक कंटेनर पर टार्की का नाम लिखा और हर कदम दर्ज किया। स्टर्लिंग ने आकर बताया कि उसने कोल्ड चैम्बर में रखी सभी लाशों की जांच कर ली है और सभी मृत शरीर प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं के थे। फिर रेटर ने टार्की से सवाल किए। उसने पूछा कि क्या वह शादीशुदा है। टार्की ने बताया कि वह तलाकशुदा है। फिर रेटर ने उसे अपनी उंगलियों को देखने को कहा और पूछा कि क्या उसे कोई लाल लकीर दिख रही है। टार्की ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं दिखा। फिर टीम ने उसे भ्रमित करने के लिए मानसिक खेल शुरू किए। इसी दौरान टार्की की नजर अचानक स्टर्लिंग के हाथ में पकड़े हुए चाकू पर पड़ी। डर के मारे वह पीछे हटते हुए दीवार से जा लगा। अब हताश होकर टार्की ने कैश रजिस्टर से चुराए गए पैसे देने की पेशकश
की, लेकिन ग्रुप ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और अपनी प्रक्रिया जारी रखने पर अड़े रहे। इसी दौरान भागने की प्लान पर काम शुरू हुआ, जहाँ सभी ने तय किया कि बुजुर्ग आदमी कोल्ड चेम्बर से बंदूक लाने जाएगा, लेकिन मैनी नाम के आदमी ने चाकू दिखाकर कहा कि वह खुद जाएगा। बुजुर्ग आदमी ने उसे समझाया कि उसे हथियारों का ज्यादा अनुभव है और आखिर में चारों ने उसकी बात मान ली। फिर लीसा ने कहा कि जैसे ही गोली चले बाकी लोग पीछे से अपहरणकर्ताओं पर हमला कर देंगे। उसी समय अपहरणकर्ताओं के कमरे में अचानक फोन बजा। रिटर ने संदेह के साथ फोन उठाया। दूसरी तरफ स्टीव था, जिसने खुद को पुलिस नेगोशिएटर बताया और बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उसने सीधे पूछा कि वे क्या चाहते थे। रिटर ने कहा कि अगर वह बता भी दे तो स्टीव यकीन नहीं करेगा। स्टीव ने जोर देकर कहा कि उसे सब कुछ पता चल चुका है और शायद उसकी बात सुनकर वह हैरान नहीं होगा, लेकिन रिटर ने मना कर दिया और कहा कि उसके पास ऐसे बातों के लिए समय नहीं है। फिर उसने स्टीव से कहा कि शार्लेट को उसके पास लाया जाए। स्टीव ने विषय बदलकर पूछा कि क्या अंदर कोई घायल हुआ है। रिटर ने इस सवाल को टाल दिया और सिर्फ इतना कहा कि शार्लेट को शराब पीने के मामले में लोकल पुलिस स्टेशन में रखा गया है। पर स्टीव ने बंधकों के बारे में पूछना जारी रखा, लेकिन रिटर ने गुस्से में कहा कि जितनी देर होगी हालात उतने ही गंभीर होते जाएंगे, ये समझकर कि साफ जवाब नहीं मिलेगा। स्टीव ने बातचीत जारी रखने पर सहमति दी। अंदर प्लान के अनुसार टार्की को मजबूती से पकड़ा गया और स्टर्लिंग ने बिना रुके उसकी एक उंगली काट दी। टार्की की चीखें बंधकों के कमरे तक साफ सुनाई दी और वहाँ मौजूद हर इंसान और ज्यादा डर और तनाव में डूब गया। इसके बाद कटी हुई उंगली को बर्फ से भरे एक जार में रख दिया। लगभग 2 मिनट बाद स्टर्लिंग ने जांच की और बताया कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसका मतलब था कि टार्की संक्रमित नहीं है। उसी समय बाहर पुलिस डॉक्टर स्टर्लिंग की छोड़ी गई रिकॉर्डिंग देख रहे थे। उन वीडियो में वह समझा रही थी कि यह जीव कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। उसने उसमें बताया था कि इन्हें जमा कर रखना सबसे अच्छा तरीका है ताकि यह आगे फैल न सके। उसने एक एक्सरे भी दिखाया जिसमें एक प्रजाति बहुत उन्नत अवस्था में दिखाई दे रही थी। फिर ऑफिसर ने स्टीव को बताया कि शार्लेट रास्ते में है और लगभग 20 मिनट में पहुंच जाएगी। उसने शार्लेट का आपराधिक रिकॉर्ड भी दिखाया जिसमें सिर्फ छोटे अपराध थे। फिर उसने एरन रिटर की फाइल दिखाई और बताया कि उसे जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उस पर अनजाने में हत्या का आरोप लगा था। हालांकि बाद में वह बरी हो गया था। ऑफिसर ने यह भी बताया कि रिटर से जुड़े बाकी लोग भी उसी समय नौकरी से निकाले गए थे और रिटर के ससुर के अनुसार वे लोग अजीब तरीके से फिर से एक साथ आए, जैसे कोई सीक्रेट ग्रुप बना लिया हो। उधर मार्केट के अंदर टार्की को वापस बंधकों के कमरे में लाया गया। सब जानना चाहते थे कि उसके साथ क्या हुआ। तब टार्की ने बताया कि उसकी उंगली काट दी गई है। यह सुनकर सभी सन रह गए, जिसके बाद केन ने लीसा को अगला टेस्ट करने के लिए चुना, जिससे लीसा घबरा गई। और जब केन लीसा को ले जाने लगा तभी बेनी सामने आया और बोला कि वह उसकी जगह टेस्ट देगा। सबने उसकी बात मान ली और बेनी को अगले टेस्ट के लिए ले जाया गया। इसी दौरान शार्लेट को पुलिस कार में मार्केट लाया जा रहा था, जहां पुलिस ऑफिसर शांति से गाड़ी चला रहा था और उससे पूछ रहा था कि रिटर से उसका झगड़ा क्यों हुआ था। शार्लेट ने कहा कि उसने सब कुछ बिगाड़ दिया था। ऑफिसर ने पूछा कि क्या बिगाड़ दिया। शार्लेट ने बताया कि उसे रिटर के साथ एक मिशन पड़ोसी था, लेकिन उसकी गलत आदतों की वजह से वो मिशन नाकाम हो गया, जिसमें कई लोग मारे गए। इसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उधर मार्केट में बेनी के साथ वही प्रक्रिया शुरू की गई। डरते हुए बेनी ने पूछा कि क्या कोई सही जवाब है जिससे उसकी उंगली कटने से बच सकती है। रिटर ने कहा कि वह ये नहीं बता सकता, पर बेनी बार बार पूछता रहा कि क्या वह कुछ कर सकता है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और आखिर में उसकी भी उंगली काट दी गई। बाहर पुलिस कुछ और टेप देख रही थी जिनमें लोग डर के मारे भागते हुए बेसमेंट में छिप रहे थे। अंदर केन ने बेनी की हिम्मत की तारीफ की। तभी एक महिला की चीख सुनाई दी और स्टर्लिंग ने बताया कि वह भी संक्रमित नहीं थी। तब रिटर ने पूछा कि अब कितने लोग बचे हैं। स्टर्लिंग ने कहा कि 3। इसी बीच लोगन ने देखा कि उस महिला की कटी हुई उंगली फिर से उगने लगी। तब महिला ने डरावनी चीख मारी और असामान्य ताकत से हमला कर दी। यह देखकर रिटर ने तुरंत प्रक्रिया दी और उसे मार दिया। उसी समय केन ने वह चीख और अफरा तफरी की आवाज सुनी। उसने तुरंत रेडियो पर बाकी साथियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। यह महसूस करते ही केन को शक हुआ कि कुछ गलत हो रहा है और उसने खुद जाकर हालात देखने का फैसला किया। इसी मौके का फायदा उठाकर बंधकों में मौजूद एक बूढ़ा आदमी चुपचाप फ्रीजर की तरफ बढ़ गया और पुलिस ऑफिसर का बंदूक उठा लिया, लेकिन लौटने से पहले ही उस पर किसी चीज ने उस पर हमला किया। थोड़ी देर बाद केन और लोगन बंधकों के कमरे में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा आदमी वहां मौजूद नहीं था। दोनों को शक हुआ और उन्होंने बाकी बंधकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। डर के मारे बेनी ने अनच्छा से सच बता दिया कि वह आदमी फ्रीजर की तरफ गया था। यह सुनकर केन तुरंत कोल्ड चेम्बर पहुंचा, जहां पहुंचते ही उससे उस बूढ़े आदमी की लाश जमीन पर पड़ी मिली। तभी मरे हुए पुलिस ऑफिसर का शरीर उठ खड़ा हुआ और उसने उस पर गोलियां चलाई। इसी दौरान बाहर शार्लेट भी मौके पर पहुंच चुकी थी। हालात तेजी से बदल रहे थे और अंदर की स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी थी। अंदर रिटर ने केन को घायल अवस्था में पाया। तब केन ने बताया कि वायरस पुलिस ऑफिसर
में है और शायद से वही इस वायरस का किंग है। इसके बाद केन ने एक और चौंकाने वाली बात कबूल की कि वह खुद भी संक्रमित हो चुका है और अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वह भी दूसरों के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए उसने रिटर से उसे मार देने की गुजारिश की। कुछ पल की चुप्पी के बाद रिटर ने भारी मन से उसकी इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद रिटर ने स्टर्लिंग को बताया कि किंग वही पुलिस ऑफिसर है। उसने साफ कहा कि अब वह उस राक्षस का शिकार करेगा और उसने स्टर्लिंग को आदेश दिया कि वह बंधकों पर नजर रखें और उन्हें किसी भी हाल में बाहर न जाने दे। उधर स्टीव को यह चौंकाने वाली सच्चाई पता चली कि शार्लेट भी संक्रमित हो चुकी है और फर्क सिर्फ इतना है कि वह हिंसक नहीं हुई थी, बल्कि अब वो एलियनों को देख सकती थी। यही वजह थी कि वह सच को समझ पा रही थी। अंदर रिटर को लोगन की लाश मिली और उसने उसे भी खत्म कर दिया, जिससे राक्षस का ध्यान उसकी ओर गया। इसी अफरा तफरी में बंधकों ने स्टर्लिंग पर हमला कर दिया और उसका हथियार छीन लिया। तब मैनी ने हालात पर काबू पा लेने की खुशी मनाई, लेकिन अगले ही पल वो राक्षस द्वारा दूर फेंक दिया गया। ये देखकर रिटर ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और राक्षस ने मैनी को मार डाला। मैनी की मौत के बाद रिटर ने बंदूक नीचे की ओर वहाँ मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। उसने सख्त लेकिन साफ शब्दों में कहा कि अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें उसकी और उसकी टीम की बात माननी होगी। इसी दौरान रिटर के फोन पर स्टीव का कॉल आया। स्टीव ने साफ शब्दों में कहा कि वो अपनी सौतेली बेटी लीसा को तुरंत बाहर चाहता है, पर रिटर ने बदले में सौदा रखा कि शार्लेट के बदले लीसा। तभी शार्लेट ने स्टीव की जांच की और पुष्टि की कि वो साफ था। फिर रिटर प्लान समझाने ही वाला था कि उसे अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी, जिसकी वजह से उसने फोन काट दिया। इसके बाद स्टीव ने पुलिस को अंदर घुसने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। उधर लीसा अभी भी उन पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन बेनी ने उसे याद दिलाया कि उसने खुद उस राक्षस को देखा है और आखिर में उन्होंने मदद करने का फैसला किया। इसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर मार्केट के अंदर खोज करने लगे। अंधेरी गलियों में चलते हुए उन्हें मैनी की लाश दिखाई दी। रिटर ने चेतावनी दी कि अब उन्हें मुख्य प्रवेश द्वार से ही बाहर निकलना होगा। तभी अचानक स्टर्लिंग और टार्की की नजर एक परछाई पर पड़ी जो अंधेरे में तेजी से हिल रही थी। टार्की घबरा गया और उसे लगा कि वे चारों तरफ से घिर चुके हैं, लेकिन रिटर ने तुरंत हालात को समझते हुए कहा कि वो जीव उन्हें घेरने नहीं आया है बल्कि उन्हें मारने आया है। तभी एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। उसी अफरा तफरी में टार्की के हाथ से उसकी कटी हुई उंगली वाला जार गिर गया। जब वो उसे उठाने झुका तभी राक्षस ने उस पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से मार डाला। यह देखकर रिटर ने सभी को मैनेजर के ऑफिस में भेज दिया। फिर उसने मुख्य दरवाजा खोला और स्टीव को अंदर आने दिया। स्टीव ने गुस्से में पूछा कि लीसा कहाँ है। रिटर ने पहले झूठ बोला कि वह मर चुकी है, लेकिन फिर सच बताते हुए कहा कि वह जिंदा है और अस्थायी तौर पर साथ काम करने का प्रस्ताव रखा। कुछ ही देर में वह जीव फिर सामने आया, लेकिन कई गोलियां लगते ही भाग गया। उधर लीसा और बेनी ने मिलकर एक योजना बनानी शुरू कर दी। तभी बेनी ने खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही, लेकिन लीसा ने तुरंत इस प्लान को सिरे से खारिज कर दिया। उसने साफ कहा कि वह बेनी की जान जोखिम में डालकर भागने को तैयार नहीं है। इधर बाहर स्टीव लगातार जोर दे रहा था कि आगे बढ़ने से पहले लीसा को सुरक्षित बाहर निकालना सबसे जरूरी है। हालात को देखते हुए रिटर ने उसे स्टोर के ऑफिस तक पहुँचने का रास्ता बता दिया। फिर स्टीव उसी रास्ते से अंदर बढ़ा और आखिरकार उसने वहाँ मौजूद युवाओं को ढूंढ लिया और अगले ही पल सभी एक दूसरे से लिपट गए। उस डर और मौत के साए में यह मुलाकात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इसी बीच शार्लेट ने आगे बढ़कर अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने पूरी एकाग्रता से उस किंग को अपनी मौजूदगी की तरफ खींचने की कोशिश की। अब जैसे ही स्टीव और बाकी युवा लोग बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगे, उसी वक्त पुलिस ने मौके का फायदा उठाते हुए मार्केट के अंदर घुसपैठ कर दी। लेकिन तभी अचानक वो जीव अंधेरे से निकलकर सामने आया। उसने बिना किसी चेतावनी के रिटर पर जोरदार हमला कर दिया। उसी पल स्टर्लिंग ने अपनी बंदूक उठा ली और स्टीव ने सबका ध्यान उस तरफ खींचने के लिए फायर कर दिया। गोलियों की आवाज से वह जीव पल भर के लिए भटका। इसी मौके का फायदा उठाकर रिटर ने पूरी ताकत से उस पर झपट्टा मारा और चाकू घोंप दिया। इसके बाद रिटर ने चीख कर सबसे मदद मांगी और बिना देर किए पुलिस वालों ने एक साथ उस जीव पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और आखिरकार वो राक्षस ढेर हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि खतरा खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी कीमत भारी थी क्योंकि गोलीबारी के दौरान रिटर भी गोलियों से बुरी तरह घायल हो गया। दर्द और कमजोरी के बीच रिटर को यह एहसास हो चुका था कि वह भी संक्रमित हो चुका है। उसने स्टर्लिंग की तरफ देखा और टूटती आवाज में खुद को मार देने की विनती की। उसका कहना था कि वह नहीं चाहता था कि वह भी उस राक्षस की तरह किसी और के लिए खतरा बने। फिर स्टर्लिंग ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। कुछ मिनट बाद स्टीव ने स्टर्लिंग से वादा किया कि अगर सब कुछ साबित हो गया तो उसे आजादी मिल जाएगी। उसी समय शार्लेट ने रेडियो पर चेतावनी दी कि मारा गया जीव असली किंग नहीं था। तभी स्टर्लिंग को शक हुआ कि असली किंग शायद उन यंग युवा में से कोई था। इधर बेनी और लीसा पुलिस कार में बैठे थे। जब बेनी ने लीसा को पुकारा तो उसने महसूस किया कि उसका व्यवहार अजीब था। जैसे ही वह कार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, उसे एहसास हुआ कि दरवाजा लॉक था। यह देखकर बेनी ने बंदूक उठाई। तभी लीसा ने उसकी तरफ देखा और बेहद नरम लेकिन
अजीब लहजे में कहा कि वो उससे हमेशा प्यार करेगी और अगले ही पल पुलिस कार के अंदर से सिर्फ बेनी की चीखें सुनाई दी और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। सबको लगा कहानी खत्म हो गई है, राक्षस मर चुका है, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब पुलिस कार का दरवाजा अंदर से लॉक हुआ और आखिरी चीख गूंजी। शायद असली किंग शुरू से ही हमारे सामने था।